तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ तपस्वी का बदला। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। उज्जैनी के राजा महासेन के दरबार में गुण शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण राजा का परम मित्र था। वह अनेक कलाओं और सिद्धियों का ज्ञाता था। राजा के रनिवास में एक दिन महारानी अशोकवती ने राजा से जीत की। स्वामी, आपने अपने मित्र गुण शर्मा की प्रशंसा करते हुए कई बार कहा है कि उसे संगीत और नृत्य कला का बड़ा ज्ञान है। आप हमें भी तो अपने मित्र का नृत्य कभी दिखाइए। महारानी, राजसभा में अपने मित्र को नचाना उचित नहीं है। लोग क्या कहेंगे और मैं हंसी का पात्र बन जाऊंगा। रानी रूठ गई। जाइए, फिर मैं भी तब तक भोजन नहीं करूंगी जब तक मैं गुण शर्मा का नृत्य नहीं देख लूंगी। ऐसा मत कहो प्रिय, राजसभा में न सही, मैं यहाँ रानीवास में उसे बुलाता हूँ। तुम्हें तो कोई ऐतराज नहीं होगा। मुझे क्यों ऐतराज होगा? मुझे तो उसकी कला से मतलब है, प्रदर्शन कहीं भी हो। फिर ठीक है, मैं उसे बुलाता हूँ। राजा ने गुण शर्मा को बुलाया और महारानी की इच्छा उसके सम्मुख रखी। तो महाराज, मैं तो आपका सेवक हूँ और सेवक के लिए राजा की आज्ञा पालन करना धर्म होता है। नहीं मित्र, तुम सेवक नहीं, हमारे मित्र हो, इसलिए हमने तुम्हें यहाँ रनिवास में बुलाया है। गुण शर्मा नृत्य के लिए तैयार हो गया। वह नृत्य की पोशाक पहनकर आया तो साजिंदों ने वाद्य यंत्रों के स्वर छोड़े। तभी अचानक, महाराज, वीणादायक को दूसरी वीणा दीजिए। इस वीणा के तारों में कहीं कुत्ते की पूंछ का बाल है। क्या क्या कहते हो? वीणा में कुत्ते की पूंछ का बाल? महाराज, विप्रवर गुण शर्मा ठीक कह रहे हैं। इस वीणा की खूंटी में कुत्ते की पूंछ का बाल अटका हुआ है। कमाल है, पर यह बाल यहाँ आया कैसे? स्वामी, मेरा पालतू कुत्ता सेरा कल इस वीणा के पास खेल रहा था। उसी की पूंछ का बाल इस वीणा की खूंटी में अटक गया होगा। पर कमाल है कि गुण शर्मा ने इसे जाना कैसे? क्षमा करे महारानी, वीणा का स्वर बता रहा था कि तारों में कोई चीज़ अटकी है और वह चीज़ कुत्ते की पूंछ का बाल ही हो सकती थी, क्योंकि इस वीणा की तरंगों से कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही थी। धन्य है गुण शर्मा, तुम्हारे बारे में जैसा सुना था तुम वैसे ही निकले। दूसरी वीणा आने पर गुण शर्मा ने चकित कर देने वाला नृत्य किया। वाह, कमाल है, अद्भुत। नृत्य की समाप्ति पर अब मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? महाराज, मैंने सुना है कि गुण शर्मा आपको शस्त्र विद्या में पराजित कर सकते हैं। नहीं, पर हम तो तब जाने जब बिना शस्त्र हाथ में लिए ही ये आपको पराजित कर दे। हमें पराजित करना आसान नहीं है महारानी। आप ठीक कहते हैं महाराज, मैं आपसे कदापि युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध तो तुम्हें करना ही होगा मित्र, अब यह हमारे सम्मान का प्रश्न है। और फिर शस्त्रों का प्रहार तो मैं तुम पर करूंगा, तुम्हें तो केवल अपना बचाव करना है। यह आज मैं किस मुसीबत में फंस गया, पता नहीं इस रानी के मन में क्या है। क्या सोचने लगे मित्र, मेरे इस वार से बचो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। वाह, क्या रूप है। वाह, संभलिए महाराज। ठाक, उफ, संभलो। राजा के सभी वार खाली गए। अंत में वह थक गया। अब किस हथियार से वार करेंगे महाराज? बस भाई, हम तुमसे हार गए। तुम वाकई वीर हो। वाह वाह, वीर हो तो ऐसा क्या रूप और गुण है। यदि मैं इसे ना पा सकी तो मेरा जीवन व्यर्थ है। तत्काल महारानी आगे बढ़ी। स्वामी, आज गुण शर्मा के नृत्य कौशल और वीरता को देखकर मुझे प्राणों से भी अधिक आनंद प्राप्त हुआ है। काश मैं भी इनसे नृत्य कला सीख पाती। गुण शर्मा तुम्हें अवश्य नृत्य कला की शिक्षा देगा प्रिय, इसमें सोच कैसा। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है महाराज, परंतु किसी शुभ दिन में मैं अपनी शिक्षा प्रारंभ करूंगा। हाँ हाँ, जब तुम उचित अवसर समझो तब प्रारंभ करना, किंतु महारानी को नृत्य कला की शिक्षा अवश्य देना। आओ, अब हमारे साथ ही आज भोजन करो। भोजन कक्ष में राजा और गुण शर्मा। जल्दी करो भाई, भूख बहुत जोर से लगी है। राजा ने जैसे ही खाने के लिए हाथ उठाया, ठहरिए महाराज, यह खीर मत खाइए। क्या बात है मित्र, तुमने मुझे खीर खाने से क्यों रोक दिया? यह इस खीर में विष है महाराज। राजा को गुस्सा आ गया। विष? क्या बकते हो? यह रसोइया मेरा विश्वास पात्र है, यह इस खीर में विष क्यों मिलाएगा? यह अभी पता चल जाएगा महाराज। मुझे आपके इस रसोइये की गतिविधियां कुछ संदिग्ध लगी थी। यह खीर परोसते समय काँप रहा था। क्या? गुण शर्मा ने खीर का कटोरा रसोइये की ओर बढ़ाया। लो, इस खीर को महाराज के सामने तुम खाओ, अन्यथा तुम्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। नहीं, मैं इसे नहीं खा सकता, इसमें वाकई विष है।
मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे तो आपके शत्रु गौड़ प्रदेश के अधिपति विक्रम शक्ति ने आपको विष देकर मारने के लिए भेजा था। नीच व्यक्ति, हम तुझे जिंदा जमीन में गड़वा देंगे। ले जाओ इसे और बंदीगृह में डाल दो। मुझ पर रहम कीजिए महाराज। सैनिक रसोइयों को पकड़ कर ले गए। मित्र, तुमने आज हमारे प्राणों की रक्षा की है। हम तुम्हें 1000 ग्राम पुरस्कार में देते हैं। महाराज, यह तो मेरा कर्तव्य था। दूसरे दिन महारानी के आग्रह पर गुण शर्मा को रनिवास में जाना पड़ा। महारानी, किसी भी कला को सीखने से पहले माँ सरस्वती की आराधना करना जरूरी है। प्रिय, नृत्य सीखने के बहाने से मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं तो तुम्हारे प्रेम की आराधना करना चाहती हूँ। महारानी, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप मेरे स्वामी की पत्नी हैं। मैं स्वामी द्रोह नहीं कर सकता। हे निष्ठुर, तू मेरे प्रेम और सौंदर्य की उपेक्षा करके अपनी मौत को न्योता दे रहा है। मेरी बात मान। और गुण शर्मा दुखी स्वर में बोला, बस बस, अब आगे कुछ मत कहिए महारानी जी। भले ही मेरी मृत्यु हो जाए, किंतु अधर्म करके मैं जीना नहीं चाहता। मैं जा रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्यों सुख और वैभव पर लात मार रहा है? मेरी बात मान। मैं तुझे यह पूरा राज्य भी दिलवा सकती हूँ। वह बूढ़ा राजा मेरी बात नहीं टालेगा। गुण शर्मा सोचने लगा, उफ, मैं यह कैसे संकट में फंस गया। इस समय मुझे किसी तरह इसे झूठी तसल्ली देकर टालना चाहिए और जल्दी से जल्दी यह राज्य छोड़ देना चाहिए। महारानी जी, फिर मुझे थोड़ा सोचने का समय दीजिए, ताकि हमारा भेद किसी पर प्रकट ना हो। तुम्हारा विरोध करके मैं सर्वनाश को प्राप्त होना नहीं चाहता। शाबाश, तुम गुणी हो प्रिय, पर ज़्यादा समय मत लेना। रानी से पीछा छुड़ाकर गुण शर्मा अपने घर पहुंचा ही था कि महाराज महासेन का फिर से बुलावा आ गया। विप्रवर, गुण शर्मा की जय हो। आओ प्रतिपालक, क्या संदेश है? विप्रवर, महाराज ने आपको इसी क्षण याद किया है। इस समय? अच्छा, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। गुण शर्मा तत्काल राजा के पास पहुंचा। महाराज की जय हो, आपने मुझे याद किया महाराज। आओ मित्र, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। अभी अभी हमें गुप्तचरों से संदेश मिला है कि गौड़ प्रदेश की अधिपति विक्रम शक्ति हमारे किले पर आक्रमण करने वाला है। करने दीजिए महाराज, हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस बार वह आपसे पराजित होकर ही यहाँ से जाएगा। हमें तुमसे ऐसे ही उत्तर की आशा थी मित्र। तुम्हारे जैसे वीर के रहते वह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। गुण शर्मा की सलाह पर राजा ने तत्काल युद्ध की तैयारी का आदेश दे दिया। सेनापति, युद्ध की तैयारी करो। इस बार हम विक्रम शक्ति को ऐसा सबक सिखाएंगे कि फिर वह कभी हमारे राज्य पर आक्रमण की सोच भी न सके। जो आज्ञा महाराज। उधर गुण शर्मा के प्रेम में पागल हुई रानी ने सेनापति से कहा, प्रिय, इस युद्ध में यदि यह बूढ़ा राजा मारा जाए तो हमारा रास्ता साफ हो जाए। ऐसा ही होगा रानी। फिर एक दिन विक्रम शक्ति ने उज्जैनी पर जबरदस्त आक्रमण कर दिया। आगे बढ़ो जवानों, और उज्जैनी की ईंट से ईंट बजा दो। महासेन, आज तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। मरने दो। पहले इसे संभाल। मैं आ रहा हूँ महाराज। टक्कर लगने से महासेन रथ से नीचे गिर पड़ा। तभी दोनों हाथों में तलवार लिए विक्रम शक्ति महासेन की तरफ दौड़ा। नहीं, तभी भाला विक्रम शक्ति की कलाइयों के आर पार निकल गया। गुण शर्मा, आह, तत्काल दुष्ट, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह तो बच गया। ले मर। उफ, आप ठीक तो हैं महाराज? हाँ मित्र, आज तुमने मेरा दूसरी बार जीवन बचाया है। आपने तो कमाल कर दिया महाराज। विक्रम शक्ति के मरते ही उसकी सेना भाग खड़ी हुई। महाराज महासेन की जय 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 जय। राजमहल में महारानी, आज हम अपने मित्र गुण शर्मा की वजह से ही जीवित लौट पाए हैं। मैं इनकी आभारी हूँ स्वामी कि इन्होंने मेरे सुहाग की रक्षा की है। यह तो मेरा कर्तव्य था महारानी जी। इसमें मैंने क्या किया है? महाराज तो व्यर्थ में ही मेरा नाम बड़ा बड़ा कर रहे हैं। मान ऐसे ही नहीं बढ़ाया जाता विप्रवर, उसमें कुछ होता है तभी वह इसका अधिकारी बनता है। दूसरे दिन महाराज अपने मित्र गुण शर्मा के साथ बगीचे में टहल रहे थे तो अशोकवती ने खिड़की में से उन्हें देखा। युद्ध में तो यह बूढ़ा खुसट नहीं मरा, पर आज मैं इसे सदा सदा के लिए अपने रास्ते से हटा दूंगी। तभी, यह लीजिए महारानी जी, इस नाक का कांटा पानी तक नहीं मांग पाता। शाबाश कलावती, मैं तेरे को माला माल कर दूंगी। तू यहीं ठहर, मैं आती हूँ। थोड़ी देर बाद, यह ले, इसमें 5000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। तेरी कई पीढ़ियों के लिए यह काफ़ी होगी। ये तो बहुत है महारानी जी, मैं आज ही उज्जैनी छोड़कर चली जाऊंगी। स्वर्ण मुद्राओं की थैली अंटी में लगाकर दासी कलावती ने पिटारी खोलकर दिखाई। वाह, अब तू जा यहाँ से। जो आज्ञा महारानी जी।
उसी समय शिव मंदिर में गुण शर्मा चौंक कर खड़ा हो गया। नहीं प्रभु नहीं। और वह बगीचे में पहुंच गया। नहीं नागराज, यह स्थान आपके लिए उचित नहीं है। बाप रे नागराज, आप जंगल में जाकर विश्राम कीजिए। मित्र, आज फिर तुमने हमारी जान बचाई है। मांगो, मुंह मांग कर पुरस्कार पुरस्कार मांगो, हम तुम्हें कुछ भी दे सकते हैं। महाराज, आपका स्नेह ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्रोध में बिफरती रानी ने गुण शर्मा को बुलाया। तुम क्या समझते हो अपने आप को? तुमने आज मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। वह बूढ़ा मर जाता तो हम दोनों ऐश करते। महारानी जी, सज्जन व्यक्ति मर जाना स्वीकार करते हैं, किंतु दुराचार नहीं। गुण शर्मा को जाते देख रानी क्रोध में बोली, जाओ, चले जाओ यहाँ से, पर मैं भी देखती हूँ कि तुम मेरी इच्छा के विरुद्ध इस राज्य में कैसे रहते हो। दूसरे दिन, क्या बात है प्रिय, तुम्हें किसने नाराज किया है? मुझे बताओ, मैं अभी उसका विनाश करता हूँ। स्वामी, रहने दीजिए। जिसने मेरा उपकार किया है, आप उसे दंड देने में समर्थ नहीं हैं। कैसी बात करती हो प्रिय? तुम मुझे उसका नाम तो बताओ, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आप जिद करते हैं तो बताती हूँ। आपके मित्र गुण शर्मा ने अपनी कुदृष्टि से मुझे देखकर मेरा अपमान किया है। क्या उसकी यह मजाल? हमारी कृपा का यह फल दिया उसने। मैं अभी उसे अपने राज्य से निकाल दूंगा। स्वामी, अगर मेरी दासी ठीक उसी समय ना आ जाती तो वह दुष्ट मुझे चरित्र भ्रष्ट कर देता। दूसरे दिन राज दरबार में आप सब लोग इस नीच गुण शर्मा को देख लें। मैंने इसे अपना मित्र मानकर इसे सबसे ज़्यादा सम्मान दिया, पर इस दुष्ट ने महारानी अशोकवती का सतीत्व नाश करने का प्रयत्न किया है। नहीं, यह झूठ है महाराज, मैं निर्दोष हूँ। इसे फांसी पर लटका दीजिए महाराज। इसे जिंदा जमीन में गड़वा कर कुत्ते छुड़वा दीजिए महाराज। इसे मार डालो। महाराज, आप मुझे कुछ भी दंड दीजिए, पर यह झूठा आरोप है मुझ पर। आपको सत्य की खोज किए बिना ऐसा नहीं करना चाहिए। राजा नंगी तलवार लिए गुण शर्मा की ओर दौड़ा। मुझे सत्य की खोज करना सिखाता है पापी? ठहर जा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजा इस समय विवेकहीन होकर अंधा हो रहा है। मुझे किसी तरह अपने को बचाना चाहिए। दूसरे ही क्षण गुण शर्मा अपना बचाव करता हुआ पीछे हटने लगा। पकड़ो इसे, पीछे हटो। सैनिकों से बचता हुआ गुण शर्मा भाग खड़ा हुआ। किसी सुरक्षित जगह पहुंचने के लिए मुझे इन सवारों को चकमा देना होगा। सैनिकों से पीछा छुड़ाकर गुण शर्मा एक जंगल में पहुंचा। वह तपस्वी कौन है? हे मुनिवर, उज्जैनी नगरी से भागा हुआ यह गुण शर्मा आपको नमन करता है। आओ वत्स, मोह से अंधे और विवेक से विहीन व्यक्ति का साथ छोड़कर तुमने ठीक ही किया है। आप अंतर्यामी हैं मुनिवर, आप तो सब कुछ जानते हैं। हाँ, हम यह भी जानते हैं कि तुम उस दुष्टा अशोकवती के कारण ही स्त्रियों से घृणा करके संन्यास ग्रहण करने का विचार अपने मन में पाल रहे हो। आप मेरे मन की बात जानते हो मुनिवर, फिर मुझे अपनी शरण में लेकर दीक्षा दीजिए। मैं तुम्हें अवश्य दीक्षा दूंगा वत्स, परंतु तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। वचन? हाँ, वचन देना होगा तुम्हें कि जिस दिन तुम उज्जैनी के राजा बन जाओगे, उस दिन अशोकवती और उस धृत महासेन का न्याय मुझे करने दोगे। मुनिवर, आपकी बातें बड़ी रहस्यमय हैं, किंतु मैं तभी आपको वचन दे सकता हूँ जब आप मुझे साफ साफ बताएं कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं। तपस्वी उठकर खड़ा हो गया। तुम गुणी हो वत्स, मेरे साथ आओ। मेरी पूरी बात सुनने के बाद ही मुझे वचन देना। जी। रास्ते में हम कहाँ चल रहे हैं मुनिवर? निकट ही एक गुफा में मेरा निवास स्थान है। गुफा में वत्स, भाग्य लक्ष्मी नामक यह मेरी कन्या है और अशोकवती उसकी माँ है। क्या तुम्हें आश्चर्य हो रहा है वत्स? पर यह सत्य है। उस दुष्टा ने अपनी इच्छाओं के लिए अपनी बेटी को भी त्याग दिया। पर यह सब हुआ कैसे? बैठो, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ, पर पहले तुम्हारे भोजन की व्यवस्था कर दूँ। भाग्य लक्ष्मी वहाँ से चली गई तो तपस्वी ने गुण शर्मा से कहा, वत्स, मेरा नाम अग्निदत्त है। बहुत पहले महासेन और मैं एक ही गुरु के शिष्य थे। अशोकवती गुरु पुत्री थी। एक दिन बेटा अग्निदत्त, मेरी बेटी अशोकवती अब विवाह योग्य हो गई है। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे विवाह करके गृहस्थ जीवन अपनाओ। गुरुदेव, आपकी आज्ञा मानना मेरा धर्म है। तब मैं नहीं जानता था कि अशोकवती महासेन के प्रति आसक्त है। प्रिय, अभावों से भरे इस जीवन से मैं तंग आ चुकी हूँ। मुझे उज्जैनी के राजभवन में ले चलो। मैं तुम्हें जरूर अपने साथ ले चलूँगा प्रिय।
इससे पहले कि वो दोनों कोई कदम उठाते, गुरुदेव ने अशोकवती का विवाह मेरे साथ कर दिया। फिर एक दिन अशोकवती ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। ले जाओ इसे, मैं इसका मुंह भी नहीं देखना चाहती। ऐसा नहीं कहते प्रिय, मैं जानता हूँ कि यह बच्ची मेरी नहीं है, फिर भी मैं इसे एक पिता का पूरा सम्मान और नाम दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मुझसे ज़बरदस्ती विवाह करके तुम मुझे उल्टा सिद्ध करना चाहते हो। तंग आ चुकी हूँ मैं भूख से लड़ते लड़ते। तुम मेरा पेट नहीं भर सकते थे तो मुझसे विवाह ही क्यों किया था? शांत हो जाओ प्रिय, मैं पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ। क्या खाक प्रयत्न कर रहे हो? मेरे बाप के घर की रोटियाँ खाते खाते अभी तक पेट नहीं भरा तुम्हारा? तुम्हें शर्म भी नहीं आती? तुम ठीक कहती हो प्रिय, मुझे शर्म आनी ही चाहिए। अच्छी बात है, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर क्या हुआ मुनिवर? फिर वही हुआ जिसका मुझे भय था। गहरे सदमे से गुरुदेव की मृत्यु हो गई। अपनी बेटी के चरित्र का उन्हें बड़ा दुख पहुंचा था। और फिर एक दिन इस नन्ही मुन्नी बच्ची को छोड़कर अशोकवती महासेन के साथ भाग गई। ओह बाबा, भोजन तैयार है? हाँ बेटी, चलो वत्स, पहले भोजन कर लो। मुनिवर, मैं आपको वचन देता हूँ कि यदि मेरे भाग्य में कभी उज्जैनी का राजा बनना हुआ तो महासेन और अशोकवती का न्याय आप ही करेंगे। कल्याण हो बेटा, तुम राजा अवश्य बनोगे। तुम्हें देखते ही मैं जान गया था। तुम्हारे लालाट पर यह साफ साफ लिखा है। फिर आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए मुनिवर। भोजन के उपरांत तपस्वी ने दीवार से उतार कर एक तलवार उसे भेंट की। वत्स, भगवान कार्तिकेय को प्रसन्न करके यह तलवार मैंने प्रसाद के रूप में प्राप्त की है। इसके बल पर तुम महासेन को निश्चित ही पराजित कर सकोगे। किंतु मुनिवर, मैंने उसका नमक खाया है। मेरे लिए उसका विरोध करना क्या उचित होगा? वत्स, विवेकहीन मूर्ख राजा से प्रजा को मुक्ति दिलाना नमक के शरण से भी बड़ा धर्म है। और फिर तुम्हें यह भी तो सिद्ध करना है कि तुम निर्दोष हो। यह सत्य है मुनिवर, मैं राजा का विरोध अवश्य करूंगा, पर आपको भी मेरे साथ चलना होगा। अवश्य, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। मेरी बेटी भाग्यश्री भी तुम्हारे साथ चलेगी। फिर आइए मुनिवर, हमें अभी बहुत से कार्य पूरे करने हैं। बिना सेना के राजा का प्रतिरोध संभव नहीं है। तीनों नट नटनी का भेष बनाकर उज्जैनी पहुंचे। शुक्र है मुझे इस रूप में यहाँ किसी ने भी नहीं पहचाना। अच्छा ही है, अब महल की ओर चलो, हमारा पहला खेल वहीं पर होगा। और फिर राजमहल के सामने, हाय क्या गजब का लोच है बदन में। सेनापति को खबर देनी चाहिए। वाह, तूने कमाल कर दिया प्यारी, संभल कर। बापू, कैसा निर्दयी राजा है यहाँ का। इतनी देर से नाच रही हूँ रस्से पर, लेकिन अभी तक हमारा खेल देखने नहीं आया। आ जाएगा बेटी, वो राजा है, गरीबों की देर में सुनता है। उसे तो अपनी घरवाली से ही फुर्सत नहीं है। वह गुण शर्मा तो है नहीं जो गरीब प्रजा के लिए जान देता था। वह वह ठीक कहता है। राजा ने रानी के कहने में आकर गुण शर्मा पर झूठा लांछन लगा दिया और उसे मरवा दिया। भैया, बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं, पर गुण शर्मा के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। वह बेचारा तो बड़ा भला था। तभी यहाँ क्यों भीड़ लगा रखी है? कोई स्थान है खेल तमाशा करने का? सेनापति अचानक, नायक जी, हम गरीब परदेसी लोग हैं, राजा को खुश करने आए हैं। पहले तू मेरे को खुश कर मेरी रानी। नहीं, छोड़ो मेरे को। नहीं तो छोड़ दे मेरी बेटी को। पीछे हट बूढ़े। नहीं, आपको चोट तो नहीं आई बाबा? मेरी मेरी चिंता मत कर बेटा, भाग्यश्री को बचा। गुण शर्मा तेजी से मुख्य द्वार की ओर लपका। सेनापति, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और सैनिकों को मौत के घाट उतारने लगा। मेरा रास्ता छोड़ दो हरामजादो। आह! सेनापति, कौन है यह लड़की? बचाओ, कोई भी है, पर तेरे से ज़्यादा जवान है। हट मेरे सामने से। बदजुबान, तू मुझे हटने के लिए कह रहा है? इस राज्य की महारानी को कह रहा है? और बोल बोल, आगे भी तो बोल, रुक क्यों गई? और तूने मुझ पर जो मेहरबानियाँ की है उसका यह बदला दे रहा हूँ मैं तुझे। क्यों न दूँ? तूने ही मेरे को इस रास्ते पर डाला है। बहुत दिनों बाद एक जवान छोकरी हाथ लगी है। मुझे इस दुष्ट से बचाओ महारानी जी। तभी राजा महासेन अपने सैनिकों के साथ आ पहुंचा। वहीं रुक जाओ सेनापति। क्या है बूढ़े? राजा को गुस्सा आ गया। अरे नीच, तू मेरे को बूढ़ा कहता है? सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे। महाराज, मुझे इस दुष्ट से बचाइए। परंतु सैनिक सिर झुकाए खड़े रहे।
तभी सेनापति ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस बूढ़े राजा और इस दुष्चरित्र रानी को गिरफ्तार करके बंदी गृह में डाल दो। आज से हम यहाँ के राजा हैं। तुरंत सैनिकों ने राजा और रानी को घेर लिया। तभी गुण शर्मा अपने असली रूप में वहां आ पहुंचा। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो कोई भी जीवित नहीं बचेगा। गुण शर्मा, गुण शर्मा। दूसरे ही पल, पहले तू जीवित बचकर दिखा, देखते हैं कौन जीवित बचेगा। अरे, गुण शर्मा तो जीवित है। पर सेनापति तो कह रहे थे कि इसे राजा ने मार डाला। झूठ कहा था। गुण शर्मा ने सेनापति को मार डाला। आह, मार डालो इसे, तेरा यही अंजाम होना था। आह गुण शर्मा, तुम वाकई वीर हो। मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे क्षमा कर दो और यह राजपाट अब तुम संभालो। मित्र, मैं इसके लायक नहीं हूँ। नहीं राजन, मना मत करो मित्र, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं संन्यास ले रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि जिस स्त्री पर मैं इतना भरोसा करता था वह ऐसी है। उसे भूल जाइए राजन, अभी दरबार तक आपको रुकना होगा। मैं अवश्य रुकूंगा मित्र, तुम्हारा राज तिलक हो जाने के बाद ही मैं यहाँ से वन को जाऊंगा। पर अब तुम मुझे राजन नहीं मित्र कहकर पुकारोगे। जैसी आपकी इच्छा मित्र। तभी रानी अशोकवती राजा महासेन के पैरों में गिर पड़ी। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मैं पापन हूँ, नीच हूँ, उल्टा हूँ। आप जो चाहें सजा मुझे दीजिए, पर मुझे इस तरह ठुकरा कर मत जाइए। दूर हो जा मेरी नज़रों से। गुण शर्मा, मैंने तुझ पर झूठा लांछन लगाकर घोर अपराध किया है। मेरे साथ न्याय कर, मुझे क्षमा कर दे और अपने मित्र को यहाँ से जाने से रोक ले। मैं तेरे पैर पकड़ती हूँ। महारानी जी, मैं वचनबद्ध हूँ। मैं आपके साथ न्याय या अन्याय कुछ भी नहीं कर सकता। क्षमा देने का अधिकार भी मेरे पास नहीं है। अशोकवती ने हैरानी से पूछा, वचनबद्ध? किसने वचनबद्ध किया है तुम्हें? कौन मेरा न्याय करेगा? कल दरबार में अपनी आंखों से ही देख लीजिएगा। दूसरे दिन दरबार में, मुनिवर, आप अपने वचन के अनुसार मैं अपने मित्र महासेन और उसकी रानी अशोकवती को आपको सौंपता हूँ। आप ही इनका न्याय करें। जो आज्ञा महाराज। कौन है यह तपस्वी? महासेन, पहचानते हो मुझे? तुम अग्निदत्त तो नहीं? अग्निदत्त नहीं। शुक्र है तुमने पहचाना तो। अचानक नहीं महारानी, इन्हें मेरे कक्ष में ले चलिए। ठीक है मित्र, यही ठीक भी है। माँ। थोड़ी देर बाद रानी को होश आने पर, चिंता मत करो प्रिय, मैं तुम्हें अपने अभावों से जीवन में ले जाने नहीं आया हूँ। मैं तो तुम्हारी एक अमानत तुम्हें लौटाने आया हूँ। मेरी अमानत? हाँ, इसे देखो, यह भाग्यश्री तुम्हारी बेटी है जिसे तुम मेरे पास छोड़ आई थी। माँ, मेरी बेटी। और मैं आज से तुम्हें उस बंधन से भी मुक्त करता हूँ जिसे गुरुदेव ने अग्नि के समक्ष बांधा था। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना स्वामी, मैंने आपको बहुत दुख पहुँचाया है। मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ यदि भाग्यश्री को हाथ तुम वत्स गुण शर्मा के हाथों में सौंप दो। यह इसके लिए सर्वथा योग्य वर है। यह मेरी बेटी का सौभाग्य होगा स्वामी। फिर तो मैं अपनी बेटी के हाथ पीले करने के बाद ही संन्यास के लिए जाऊँगा। समाप्त।